इसका है रंग रूप यही, जिसको जीवन कहते हैं। कभी खुशी आ जाती है, कभी ये आंसू बहते हैं। कभी हंसी आ जाती है, कभी ये आंसू बहते हैं। सुख दुख का ये संगम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आज की वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान अंतिम प्रहार 2022। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। हमारा आज की वीडियो में अगला क्वेश्चन होगा। इससे पहले अगर आपने पहला पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले उस पार्ट को देख लीजिए, इसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा खंड 6 का जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, इसमें क्या क्वेश्चन में कह रहा है, एक लंबे सीधे तार से 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 0.2 मीटर दूरी पर किसी स्थित, ठीक है, स्थित किसी बिंदु पर, स्थित यहाँ स्थित होना चाहिए, स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो मान आपको न्यूमेरिकल में दे रखे हैं सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए। इससे क्या होता है कि इससे हमें जानकारी मिल जाती है कि क्या क्या दे रखा है और फॉर्मूला जो है इसमें कौन सा लगना है। तो फिलहाल हमें दे रखा है दोस्तों 35 एम्पियर जो है विद्युत धारा, मतलब आई का मान दे रखा है। कितना है? 35 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं। तार से 0.2 मीटर दूरी पर, यानी कि आर का मान है कितना है? 0.2 मीटर। आप चाहो तो इसको ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ किताबों में जो है यहाँ पर ए लिखा हुआ है और कुछ किताबों में दोस्तों आर लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सीधा लंबा तार है और आपको मैं जानकारी दे दूं, जब हमारे पास एक सीधा लंबा तार हो और उसकी लंबाई जो है आर मीटर हो और उसमें आई विद्युत धारा बह रही हो, तो जरा बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा। उसका फॉर्मूला आपको विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है, मतलब बी का मान आपसे जो है कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है। उसको फॉर्मूला बताइए आप मुझे, क्या होता है कि कहीं ना कहीं होता है क्या कि B बराबर μ0/4π 2I/r। ठीक है, किसके लिए है? एक सीधे लंबे तार के लिए। और ये यहाँ पर रज्जु रेखीय तार भी हो सकता है। ठीक है, कई बार ये जो व्यंजक जो है, ये सूत्र जो है ये व्यंजक के रूप में भी क्वेश्चन बन के आ जाता है कि एक सीधे लंबे रज्जु रेखीय तार के कारण जो है आप क्या निकालिएगा, आप जो है इसमें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिएगा या चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र की उत्पत्ति कीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, एम्पियर के नियम से रिलेट करता है। ठीक है, एम्पियर का नियम भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में आपको माइनस देना है, कुछ भी नहीं करना। तो μ0/4π का मान जो होता है 10 की घात माइनस के साथ होता है, 10 की घात माइनस के साथ गुणा 2 गुणा आई का मान है 35 एम्पियर और उसके बाद आर का मान है दोस्तों 0.2। तो इससे जो है आप एक 0 लगा दीजिए और 2 से 2 काट दीजिएगा। तो 35 की गुणा इसमें कर लो, कितना हो जाएगा? तो यानी कर लो 350 गुणा 10 की घात माइनस के साथ। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप जो है एक 0 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? ये 10 की घात 6 या 3.5 गुणा 10 की घात माइनस के 5। ठीक है, आप इसका मात्रक जो है टेस्ला लिख सकते हो या फिर न्यूटन एम्पियर के पदों में, मीटर के पदों में भी जो है लिख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 3.5 गुणा 10 की घात माइनस के 5 टेस्ला जो है आप लिख सकते हो। तो बी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो कै नंबर का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अनुनादी आवर्ती क्या है, इसका सूत्र लिखिए। दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे दूं, जब आपके पास XL और XC जो हैं दोनों बराबर हों, मतलब क्या, जब प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात का मान दोस्तों बराबर होता है तो इसी चीज को कहते हैं हम अनुनादी आवर्ती घटना। और इसका अगर हमें फॉर्मूला निकालना हो तो दोनों फॉर्मूला का जो मान है हमें यहाँ रखने होंगे।
तो एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, और एक्ससी का क्या होता है ओमेगा सी। ठीक है, तो यहां से जो है ओमेगा कोणीय वेग है, यहां से आपको अनुनादी आवर्ती का जो फॉर्मूला होता है ना आप निकाल सकते हो। इन दोनों की गुणा करिएगा इधर, तो ओमेगा का स्क्वायर एल सी बराबर 1, या आप इसको ओमेगा का बराबर 1/LC और इसका कर सकते हैं वर्गमूल। ठीक है, देखो गौर करो, ये जो स्क्वायर आ रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा का सूत्र क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है क्या 2πf होता है क्या, फ्रीक्वेंसी मतलब आवर्ती, आवर्ती की बात हो रही है तो एफ। ठीक है, तो आप इसकी जगह ओमेगा की जगह क्या लिखिएगा 2πf लिख सकते हो। 2πf बराबर, और एक किसका बराबर होता है दोस्तों 1 का, और ये हो जाएगा LC। ठीक है, तो आप इस एफ को तो रखिएगा यही, क्योंकि आवर्ती का सूत्र पूछ रहा है तो आवर्ती तो यही रहेगा, और ये 2f जो है ये नीचे चला जाएगा, तो f बराबर हो जाएगा 1/2π और LC। L क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है, और C क्या है, ये धारिता की बात कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमताएं क्रमशः 10D व 2D है, संपर्क में रखे हैं। दोनों लेंसों से 25 सेमी की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। दोस्तों आपको जो है ना यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, और वस्तु की दूरी का मान 25 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। लेकिन आप गौर करिएगा, आपको एक उत्तल लेंस दिया है क्या, और एक अवतल लेंस दिया है। तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, 100% एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आप किसी भी साल का पेपर उठाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं क्षमता, फोकस दूरी, डायोप्टर, इस तरह की चीजें जो है आपको कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी दोस्तों मिलेगा, लेकिन आपको बड़े ही सावधानी के साथ ये क्वेश्चन करना है। कई बार दोस्तों आपसे मीटर में भी ये ज्ञात करवा लेता है, तो बच्चे कई बार जो ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, होशियार होते हैं, वो गड़बड़ कर देते हैं। तो इसका जो है आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में और मीटर की वजह से यहाँ गड़बड़ा जाता है ऑप्शन में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। देखो, तो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के लिए क्या है 10, अवतल है तो अवतल के लिए 2, तो इसको आप अवतल के हिसाब से ना इसको माइनस में रखेंगे। उसने हिंदी में अगर अवतल लिखा हुआ है और चिन्ह नहीं लगाया हुआ, तो आप उसका चिन्ह खुद लगा देंगे। ध्यान रखेंगे, अवतल लिखा हुआ है तो माइनस आपको इसके सामने जो है ऑटोमेटिक लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल आप P का मान निकाल रहे हो, तो P बराबर P1 प्लस P2। ठीक है, P1 का मान है 10 और P2 का मान है -2D, तो कितना हो जाएगा 8 + 8। ठीक है, D, तो यह आ जाएगा आपके पास टोटल क्षमता का मान। अभी आप क्या निकालिएगा, अभी आप F का मान निकालिएगा, तो F बराबर है 100/P। ठीक है, तो 100/8। ठीक है, इसको डिवाइड करिएगा 4 से, 4 से दोनों कट जाएंगे, 2 बार कट जाएगा, और ये कट जाएगा आपका 25 बार कट जाएगा। ठीक है, तो F का जो मान है आपके पास कितना जाएगा दोस्तों 25/2 आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, दोनों लेंसों से 25 सेमी की दूरी पर, मतलब भैया बात हो रही है किसकी, वस्तु की दूरी की बात हो रही है, तो यानी कि U का मान जो है आपको दे दिया, तो U का मान आप कितना रखिएगा 25 सेंटीमीटर। और मैं आपको जानकर दे दूं कि हमेशा जो है आपको ये मान 25 सेंटीमीटर वाला जो मान होता है, ये आपको इस साइड में ही वस्तु लेनी होती है। ध्यान रखिएगा, इधर आपका जेब होती है, हार्ट होता है, इस साइड को छोड़ दीजिए, और वस्तु हमेशा इस साइड में ही रखते हैं। ठीक है, जिस हाथ से आप लिखते हो उस साइड में वस्तु को रखते हैं। और अगर चिन्ह परिपाटी के हिसाब से वस्तु इधर है और उसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो प्रतिबिंब जो है वो प्लस में लिया जाएगा, लेकिन अगर इस साइड की बात हो रही हो तो माइनस में लिया जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो फिलहाल आपको जो है ये जो 25 सेंटीमीटर U का मान जो दिया है, कितना दिया है -25 सेंटीमीटर आपको रखना है। और प्रतिबिंब की स्थिति की बात यहाँ पर हो रही है क्या, तो V का मान आपको निकालना है। अब भैया इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर बनेगा या इधर बनेगा, ये बताएगा आपका चिन्ह। जो भी चिन्ह आपका यहाँ पर दोस्तों निकल कर आएगा प्लस या माइनस, उसके हिसाब से जो है आप इसका बताओगे कि चित्र जो है इसका कहाँ बनेगा, किस तरह से बनेगा। तो फिलहाल आप मेकर का सूत्र लगाइएगा, और मेकर का सूत्र होता है क्या 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो लेंस के मेकर का सूत्र होता है, आपको इस सूत्र में मान रख देना है। F का मान है कितना 25/2, तो 1/25/2
बराबर 1/, v का मान आपको निकालना है -1/u का मान है आपके पास -25। इसको 2 को ऊपर भेज दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2/25 बराबर 1/v प्लस 1/25। ठीक है, इसको आप इधर माइनस का बना के ला सकते हैं। तो 2/25, ठीक है, माइनस का 1/25 और बराबर क्या है 1/v। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। जब नीचे की संख्या बराबर हो तो आंसर दोस्तों कितना होता है, जो मान होता है वो एक ही रखा जाता है और ऊपर की संख्या 2 - 1 तो 1/v। बताओ कोई दिक्कत है क्या? जब नीचे की संख्या सेम होती है ना तो इनमें से एक ही संख्या लिखी जाती है और ऊपर की संख्या जो कि तो लिखी जाएगी। ठीक है, एकदम बच्चों वाला मैथ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 जुका तो ये माइनस आपका जुका तो और ये 1 जो है जुका तो आ जाएगा। इसके बाद आप 2 में से घटाइएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा और बटे में है 25 है 1/v। अभी आप बताइए जो प्रतिबिंब की स्थिति आ रही है दोस्तों वो आ रही है क्या, तो v का मान जो है वो आपके पास कितना है और 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि भैया प्रतिबिंब जो है आपका इस साइड में बन रहा है, इस साइड में प्रतिबिंब बन रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है निकट एवं दूर दृष्टि दोष का निवारण आप किस प्रकार करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकट के लिए लिख रहे हैं, निकट के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अवतल लेंस यूज करना है, अवतल लेंस। ठीक है, और दूर दृष्टि के लिए आपको कौन सा लेंस यूज करना है, उत्तल लेंस यूज करना है। तो मैं लिख दे रहा हूं दूर दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करिएगा, उत्तल लेंस यूज करिएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, तो बस हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसमें केवल निवारण पूछा गया है, निवारण आप कैसे करोगे, तो भैया आपको निकट दृष्टि दोष अगर दूर करना हो तो आप क्या कहोगे कि भैया जो है अवतल लेंस से बना चश्मा यूज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये खंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले खंड की तरफ जो दैन नंबर का खंड है हमारा, उसका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन हमें उखाड़ना है। ठीक है, आप इसका शॉर्ट ले सकते हो, ले लीजिए, इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इसको वैसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है हमारा दैन नंबर का पहला क्वेश्चन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपका बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको हम अनुगमन वेग भी कहते हैं, कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अनुगमन वेग पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा ये सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन यहाँ पर इसका बनता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है एक कोई धातु का चालक तार बना लेना है, इस तरह का बना लिया मैंने, इसको चाहे तो आप मिटा सकते हो इतना, और इसमें जो है आप करंट भेज दीजिएगा। इसकी लंबाई क्या है दोस्तों L है और इसके सिरों पे जो है वोल्टेज वो V है। यहाँ से धारा निकलेगा I और उसमें धारा चलेगा I जाएगा अंदर। और आपको मैं जानकारी दे देता हूँ दोस्तों, जो धारा बहने की प्रक्रिया है वो ऐसे है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इधर को जाते हैं धारा के विपरीत दिशा में। और इसका जो वेग है दोस्तों वो Vd है वेग, और इसके सिरों पे जो वोल्टेज है दोस्तों वो V है, और इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान है दोस्तों वो m है, इलेक्ट्रॉनों का जो त्वरण है वो a है। यानी कि सारी बातें भी आप अगर बताना चाहते हो तो बता सकते हो। और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वो है a। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा आप एक बात बताइए, धारा में और आपका जो अनुगमन वेग है उसमें क्या संबंध होता है, I बराबर NeAVD, बताओ ठीक है क्या बात, I बराबर NeAVD, चूंकि I बराबर NeAVD। दोस्तों जहां VD क्या है आपका, VD क्या है बताओ, अब वहां वेग है क्या, यानी कि जिसको आप अनुगमन वेग कहते हो। तो ये तो समझ में आएगा होगा आपके। अब जरा एक बात बताइए दोस्तों, हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, वोल्टेज में और बीच की दूरी में यानी कि लंबाई में भी एक संबंध होता है, E बराबर V/L। बताओ E बराबर V/L होता है कि नहीं होता, इसको आप बात नंबर 2 लिख सकते हो, इसकी जरूरत पड़ेगी भी आपको। ठीक है,
और दोस्तों अगर हम इसके त्वरण की बात करें तो त्वरण होता है F बराबर एम में, यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि F बराबर एम में, तो A बराबर क्या हो जाएगा F अपॉन एम। ठीक है, और दोस्तों F में जो है यहाँ पर विद्युत बल जो है, विद्युत बल किसकी बात करता है बताओ, विद्युत बल क्या होता है? आप इसको चाहे तो E के पदों में लिख सकते हो। ठीक है, F बराबर क्या होता है बताओ। ठीक है, दिख नहीं रहा है तो A बराबर क्या है हमारा, मैं यहां लिख सकता हूं, A बराबर है E इंटू ई। दोस्तों मैंने यहाँ पर क्योंकि जगह क्या लिया है इलेक्ट्रॉनों के लिए, क्योंकि मैं भी आपको बता रहा था तो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर क्यों नहीं लेना है, इलेक्ट्रॉन के लिए ई लेना है। ठीक है, और अपॉन में क्या है एम, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपकी। अब आप एक काम करिएगा, अब जो है आप ई का मान क्या है वी अपॉन एल, तो उसको भी रख दो। ए बराबर हो जाएगा आपके पास फिर से ई का मान है वी अपॉन एल, तो वी ई बटे एम एल। ठीक है, बताओ ये बात समझ में आ गई आपकी। ये बात नंबर तीसरा जो है आप मान सकते हो। ठीक है, तो इसको तीसरा मान लीजिए। अब दोस्तों इसके बाद आप एक बात बताओ जरा, जो हमारा अनुगमन वेग होता है वो कहीं ना कहीं गति के प्रथम समीकरण के हिसाब से हम यहाँ निकाल लेंगे। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और उसका प्रारंभिक वेग क्या है दोस्तों, प्रारंभिक वेग है u। ठीक है, तो कुल अपवाह वेग या अनुगमन वेग, ठीक है u1, या एक काम करो गति के समीकरण से, गति के समीकरण से मान लीजिए पहले कंडीशन है तो v बराबर u1 प्लस ए टी, यानी कि ए टाउ। जो हमारे पास समय है दोस्तों वहां पर हम टी मानते हैं, इसको टाउ मानते हैं, टी नहीं लेते लेकिन यहाँ पर जो है टाउ मानते हैं। इसको टाउ वन भी आप लिख सकते हो क्या बताओ, इसको आप टाउ वन लिखना चाहते हो टाउ वन लिख सकते हो, या फिर आप इसको जो है टाउ ही लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा यहाँ पर त्वरण है वो चेंज नहीं होगा, वो सबका सेम ही रहेगा। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा U2 प्लस ए टाउ 2, ऐसे ही V3 बराबर U2 प्लस ए टाउ 3। ठीक है, अगर हम UN की बात करें ना तो UN प्लस ए टाउ n। बताओ कोई दिक्कत है क्या? यानी कि 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6, 6, जितना भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। और फिलहाल आप लास्ट में ये लिख सकते हो UN के लिए UN हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर हम दोस्तों टोटल की बात करें तो जिसका टोटल होता है वो क्या होता है अनुगमन वेग, यानी कि जब आप इसका टोटल निकालिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अनुगमन वेग हो जाएगा। ठीक है, तो अनुगमन वेग में लिख दे रहा हूं अनुगमन वेग, सही है। देखो क्योंकि Vd बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn बटे n। तो दोस्तों ये होता है आपका अनुगमन वेग, और आपके पास जो अलग अलग वेग निकल के आ रहे हैं, ठीक है V1 V2 V3, आप समीकरणों को देखिएगा तो इनके सभी मान जो है दोस्तों आप यहाँ पर रख सकते हो। देखो तो ये Vd बराबर क्या हो जाएगा U1 प्लस ए टाउ 1, U2 प्लस ए टाउ 2 डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ प्लस लगा लीजिएगा U3, UN लिख रहा हूँ मैं, लास्ट के लिए लिख रहा हूँ, बस 3 के लिए नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट के लिए लिख रहा हूँ। तो UN प्लस ए टाउ 3 और बटे में क्या है n। तो आप जो प्रारंभिक वेग होता है आपका क्या हो जाएगा, वो होता है दोस्तों 0। तो Vd बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो U1 प्लस U2 प्लस U3 बटे में है n और प्लस ए टाउ। अगर आप इसको एक साथ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और यह दोस्तों कितनी बार n बार है तो आप इसको n ऐसे भी लिख सकते हो। यानी कि जो ये आप n देख रहे हो ये u के लिए भी अलग से लिख सकते हो आप ऐसे, और इसको जो है आप ए टाउ के लिए भी आप ऐसे अलग से लिख सकते हो। अगर टोटल समय क्या हो दोस्तों, टोटल समय आपका टाउ हो कितनी बार हो n बार, तो n से n यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हो, और जो प्रारंभिक वेग होते हैं वो 0 होता है। तो Vd बराबर आपके पास आ जाएगा ए टाउ। पता है बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? अभी आपके पास जो ए का मान है ये वाला वो यहाँ रख दीजिए, तो Vd बराबर Ve बटे mn टाउ। ठीक है, अच्छा अब समीकरण 1 से जो है, 1 में जो है यहाँ Vd का मान रख दीजिएगा। Vd का मान 1 में रखने पर
ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को ना आप कई तरीके से कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूरी नहीं कि हर मेथड आपका यही होना चाहिए, आप इसको जैसे मर्जी चाहो वैसे निकाल लो, लेकिन बस आपको जो है इसका ध्यान रखना है कि एल है। अभी आप इसको एल एल समझ के ई समझ के काट दो, तो वी डी का मान है दोस्तों यहाँ आई बराबर एन ई ए, और वी डी का मान है गुणा वी ई टाउ बटे एम एल। ठीक है, और भैया आपका वी अपॉन आई बराबर क्या होता है, आर होता है, तो आप इसकी गुणा इधर करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी गुणा पहले एल में कर लो चलो, तो एन ई एन ई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर। ठीक है, ए वी और टाउ बराबर आई एम एल। ठीक है, तो वी बटे आई बराबर आर, आप इसके बहुत नजदीक हो। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है वी को तो भेज दो और वी के बटे में तो भेज दो आई को यहाँ, और जो एन ई स्क्वायर ए टाउ है सब आ जाएगा नीचे इसके, तो क्या हो जाएगा वी बटे आई बराबर एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए और टाउ। ठीक है, ये सब क्या हो सकता है आपका नियतांक, मैं यहाँ लिख देता हूँ एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये क्या है आर है, नियतांक है। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं वी बटे आई बराबर आर, ये क्या है हमारा ओम का नियम है, यही ओम का नियम है, ओम का नियम है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इस क्वेश्चन को लेकर जो है आपको किस तरह का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके भी अपना क्वेश्चन जो है अपनी बात जो है पूछ सकते हो, तो मैं कोशिश करूंगा आपका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। और मैंने इसका पूरा प्रयास किया है कि इसको छोटे से छोटा करके जो है आपको दिखाऊं। ठीक है, तो हो गया क्लियर। चलिए, तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, वेस्टर्न क्षेत्र के लिए पी बटे क्यू आर बटे एस प्राप्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि वेस्टर्न क्षेत्र का सिद्धांत लिखिएगा। तो आप इसमें क्या कहेंगे कि हमारे पास जब 4 प्रतिरोध हो और इनमें 4 में हमें एक का मान ज्ञात हो, तो तीसरे का चौथे का मान निकालने के लिए जिस टेक्निकल चीज का यूज करते हैं उसी को हम वेस्टर्न सेतु कहते हैं। सेतु का मतलब होता है एक तरीके से पुल, सेतु मतलब ब्रिज। देखो जी लगा दिया, ये कुंजी K1 है। ठीक है, और ये जो है आपके पास दोस्तों 4 प्रतिरोध यहां पर लगा दिए, इनका नाम आप रख सकते हो पी क्यू आर एस रख सकते हो। ठीक है, पी क्यू आर एस, इसको पी लिख रहा हूं, इसको क्यू आर एस। ठीक है, इसका नाम ए रख लीजिए, बी सी और डी, और इसको जो है आप एक बैटरी से जोड़ सकते हो, तो ये जोड़ दिया आपने बैटरी से। यहाँ पर एक चाहे तो स्विच लगा सकते हो, दूसरा स्विच इसको K2 मान लीजिएगा। ठीक है, गैल्वेनो एक ऊपर जो है आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और नीचे क्या लगा दिया दोस्तों, आपने एक स्विच लगा दिया है नीचे, दूसरा K2। अब आप एक काम करिए, प्लस है ये माइनस है, यहाँ से जब आप इसमें विद्युत धारा भेजोगे तो मान लीजिए इसमें I1 जाती है, इसमें I2 जाती है, तो ध्यान रखिएगा जिसमें ये I1 यूं आ रही है तो I1 यहाँ भी I1 ही जाएगी और यहाँ जो है I2 ही जाएगी। ठीक है, और फिर से टोटल आपका I हो जाएगा। तो इसमें जो है दोस्तों आप किरचॉफ का दूसरा नियम लगा सकते हो, है ना। आपको चूंकि इस सूत्र की स्थापना करनी है तो यहाँ पर जो है आप किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का फॉर्मूला जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो ये प्लस है, तो देखो किरचॉफ के लूप के नियम से, लूप ए बी डी ए, लूप ए बी डी ए में बताओ क्या है। आप बता सकते हो कि जो हमारा किरचॉफ का नियम है, इनमें जो धारा जो बहने वाली है वो इनके संगत क्या हो जाएगी, वो टोटल 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि I1 में जो धारा जा रही है वो कितनी जा रही है दोस्तों, वो जा रही है आपकी कहीं ना कहीं I1 जा रही है, क्या बताओ, चित्र में देख के बताओ, I1 जा रही है
और उसके साथ जो प्रतिरोध है वो क्या है, I1 और गुणा P माइनस, इसमें धारा अब आएगी यहाँ इस तरीके से, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही है तो इसलिए आपने क्या लगाया, माइनस लगाया। इसमें जाएगी R में, तो R में जाएगी, लेकिन यहाँ क्या है, I2 है, I2R बराबर क्या है, 0। बताइए समझ में आ लगा आपकी, क्योंकि यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगी है इसलिए आप 0 लिख सकते हो। ठीक है, और दोस्तों इसमें जब टोटल वोल्टेज होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। किसमें, जो आपका किरचॉफ का दूसरा नियम होता है उसको हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें टोटल वोल्टेज जो होता है वो 0 होता है। और इसी के साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूं दोस्तों, किरचॉफ का हमारा जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कह सकते हो जो वाइटस्टोन सेतु है दोस्तों वो भी ऊर्जा संरक्षण पर ही आधारित होगा। ठीक है, तो लूप नंबर 1 है और ये लूप नंबर 2 है। फिलहाल आप एक काम करिए, माइनस का I2 इसको इधर भेज दीजिएगा तो एक प्लस का हो जाएगा, तो P I1P बराबर I2R, ये बात नंबर 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद लूप B C D B में, लूप B C D B में। ठीक है, देखो यहां यूं आ जाए, समझ में आई बात, इस तरीके से एक लूप ये है और एक लूप ये है। ठीक है, तो देखिए इसमें I1 है, I1 किस में है, Q में, तो I1 Q बराबर, ठीक है, इसके सामने जो है माइनस में लगाएंगे क्योंकि विपरीत दिशा में जाएगी तो ये माइनस में लगेगा, माइनस में। ये क्या है, I2 के साथ कौन है, S और बराबर है 0, क्योंकि वोल्टेज जो है इनका टोटल वो 0 होता है। तो I2 बराबर I1 Q बराबर, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो I2S, तो बात नंबर 2। ठीक है, अभी आपको क्या कर देना है दोस्तों, भाग देना है। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को देने पर, ठीक है, तो आप हमने जो है समीकरण 1 को भाग दीजिएगा। देखो समीकरण 1 क्या है, I1P, ठीक है, इसके बटे में रखिएगा I1Q बराबर, ऐसे इधर है I2R बटे I2S, I2 से I2 कैंसिल और I1 से I1 कैंसिल, तो क्या बचा, P बटे Q बराबर R बटे S। ठीक है, तो ये तो सिद्ध करना था आपको, हो गया सिद्ध। बताओ क्या दिक्कत है, एकदम आसान क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है जरूरी नहीं कि आपको सिद्ध करने के लिए ही आए, आपको इसका सिद्धांत भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बड़े आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको जो है ये करके दिखाया। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, इसके आधार पर धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो है निगमन कीजिएगा। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों बायो सेवर्ट का नियम आपका क्या कहता है। तो बायो सेवर्ट का नियम कहीं ना कहीं आपका इस तरह से बनाते हैं आप, इसमें डायग्राम आपको पता होगा, इस तरह से जो है R दूरी पे ये सूक्ष्म दूरी है दोस्तों, और यहाँ पर B का मान आप निकालते हो, और ये L लंबाई इसकी होती है। ठीक है, L, और सूक्ष्म खंड की लंबाई दोस्तों DL होती है। तो जहां तक आप समझ पा रहे होंगे तो DB बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला μ0/4π। ठीक है, क्या होता है, I dl sin थीटा बटे क्या है R²। तो दोस्तों ये क्या है आपका बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, आप चाहे तो इसका वर्णन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और मैं आपको जानकारी दे देता हूं दोस्तों क्या कि आपको इसका वर्णन कैसे करना है। जरा समझिएगा कि किसी चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा उसके जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, उसकी अल्पांश दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। अल्पांश दूरी मतलब DL के अनुक्रमानुपाती होती है। इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर बीच की दूरी है तो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और जो इसकी ज्या है यानी कि थीटा की बात होती है क्या, तो थीटा के भी क्या होती है दोस्तों, अनुक्रमानुपाती होती है। यही आपका बायो सेवर्ट का नियम है। आप चाहे तो इसको पूरा लिख सकते हो, या अगर आप फॉर्मूला भी बताते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का है तो आप इसको पूरा मत लिखिएगा कि अगर फॉर्मूला ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपसे आगे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, इसके आधार पर धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निगमन
कीजिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक धारावाही लूप बना लेना है। लूप कैसा बनाना है, इस तरह, इसके केंद्र पर। तो लूप इसका मतलब इस तरह का लूप है। दोस्तों ये लूप है और इसमें धारा आई बह रही है, ठीक है। और आपको जो है कि यहाँ केंद्र पर बी का मान जो है निकालना है, ठीक है। आपको इसके केंद्र पर दोस्तों बी का मान ज्ञात करना है। अब जरा एक बात बताइए, जब आप इसके केंद्र पर निकालिएगा, जब आप इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लेंगे तो दोस्तों क्या होगा, ये कहीं ना कहीं ऐसी बात करेगा, क्या बताओ। और ये यहाँ पर हो जाएगा आपका डी बी, या आप यहाँ कुछ भी मत लिखिए, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। और ये ओ है और ये बिंदु पी है, और उसकी सूक्ष्म दूरी जो है दोस्तों वो क्या है, डीएल है। सूक्ष्म दूरी डीएल है। और ये जो धारा बह रही है इसमें आई ये वापस आ जाएगी, इस तरह से धारा जाएगी, इस तरह से धारा आएगी। तो इस तरीके से जो है ये प्रक्रिया दोस्तों चलती रहती है। और मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ, ये कोण जो है दोस्तों आपका लंबवत है क्या, और ये 90 डिग्री आपका होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री आपका हो जाएगा। और अगर हम दूरी की बात करें दोस्तों तो ये आर है आपका दूरी, ठीक है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण हो वो गतिशील हो वृत्ताकार मार्ग पर, तो वहां भी हमेशा वो लंबवत ही रहता है, ठीक है। जब आपने इस तरह का एक कोई फॉर्मूला देखा होगा, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र हो और वो वृत्ताकार मार्ग पर, ठीक है, कोई आवेश जो है वो घूम रहा हो, आवेशित कण घूम रहा हो, तो दोस्तों उसकी दिशा जो हमेशा होती है, ध्यान रखिएगा, क्या लंबवत होती है, मतलब 90 डिग्री वो लिया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलो देखो अभी इसके बाद समझते हैं जरा बायो सेवर्ट के नियम से। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल बायो सेवर्ट का नियम ही जो है अपना यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। तो बायो सेवर्ट का नियम आपको यहाँ पर लगा देना है, क्योंकि dB बराबर म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं है इतना, ठीक है। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया होगा और दिख भी रहा है, ठीक। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, इसका समाकलन कर देना है। तो दोस्तों जब आप इस डी को खत्म करोगे तो ये सीधा सीधा इफेक्ट अपने भाई को जो है करेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो बी बराबर आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, समाकलन डी बी, ठीक है। या आप इसको ऐसा कर सकते हो, बी बराबर म्यू 0/4 पाई और आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और दोस्तों ये हो जाएगा आपका डीएल। समाकलन का निशान आपका जो है ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा, वो केवल सूक्ष्म चीज को इफेक्टेड करता है। और दोस्तों अगर हम टोटल लंबाई की बात करें तो उसकी परिधि हो जाएगी, परिधि, ये परिधि है, क्या है, समाकलन डीएल बराबर 2 पाई आर, ठीक है। तो अब इसकी जगह जो है आप ये रखिएगा, और थीटा बराबर कितना है दोस्तों, 90 डिग्री। तो चित्र में दिख ही रहा होगा आपको 90 डिग्री रखना। तो देखो बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई साइन 90 बटे आर स्क्वायर गुणा 2 पाई आर। तो आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो पाई से पाई भी काट लो, और 2 एकम 2 दूनी 4 भी काट लो। चलो तो बी बराबर कितना हो जाएगा, म्यू 0/2 आर और आई, ठीक है भाई। तो खत्म हो गए सब कुछ, म्यू 0/2 आर क्या हो जाएगा, आई ऊपर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपकी। आप चाहे तो दोस्तों उसका मात्रक लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो आप, यदि फेरों की संख्या जो है वो क्या हो, एन हो, ठीक है। यदि फेरों की संख्या एन हो, तब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बी बराबर म्यू 0 एन आई अपॉन 2 आर, ठीक है। टेस्ला लिख सकते हो, टेस्ला, या दोस्तों आप न्यूटन एम्पियर मीटर के पदों में भी इसका जो है मात्रक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। तो उसको रफ कर दे, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो हमारा जो है क्वेश्चन में दिया है एलसीआर परिपथ की, जिसमें एल बराबर 2 हेनरी है, सी बराबर 2 माइक्रोफैरड है,
और R बराबर 10 ओम है। अनुनादी आवर्ती और ओमेगा का परिकलन करने के लिए दोस्तों आपको कह रहा है और आपको मैं जानकर दे देता हूं। तो सबसे पहले आप मेरे विचार से ओमेगा का मान ज्ञात करिएगा। जब ओमेगा का मान आ जाएगा दोस्तों तो आवर्ती अपने आप आ जाएगी। तो आवर्ती को हम बाद में निकाल लेंगे, पहले ओमेगा निकाल लेंगे। ठीक है, तो बताओ ओमेगा बराबर क्या होता है। सबसे पहले अनुनादिक घटना बताओ, यानी कि जिसमें एक्स बराबर क्या हो, एक्सएल हो। एक्सएल बराबर एक्सी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा बराबर 1/√LC। तो मैं आपको एक ध्यान कर दे देता हूँ, यहाँ पे जो है ना आर का रोल नहीं है कुछ भी, समझ रहे आप बात। देखो आर का रोल यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि एल का और सी का मान दे रखा, इसी से ओमेगा का मान निकाल लोगे आप। देखो 1/√, एल का मान कितना 2, सी का 2 × 10⁻⁻⁶। देखो एल का मान है 2 हेनरी, सही है, और सी का मान है 2 माइक्रोफैरड। तो माइक्रोफैरड को किसमें बदलो, फैरड में, तो 10⁻⁻⁶ फैरड हो जाएगा। तो सी का मान होगा। अब क्या करेंगे आप, इसको हल कर लो बस। 1/, बताओ ये कितना हो जाएगा 4, तो 4 × 10⁻⁻⁶। या आप इसका ऐसे भी कर सकोगे, √2 × 10⁻⁻3 और बटे में ऊपर यहाँ 2, तो 2 से जो है अंडर कट गया है। तो डब्ल्यू बराबर कितना, ओमेगा बराबर कितना बच गया, 1/2 × 10⁻⁻3, या इसे 3 को ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा 10 × 10⁻²/2। ये जो आप 10⁻3 देख रहे हैं ना, इसे मैंने ऊपर भेज दिया, क्या होगा, यो 1 0 तो मैंने ले ली इधर साइड में, और 2 0 छोड़ दी वहां, और 5 2 10, कितना जाएगा 5 × या 500 लिखो, बताओ 500 रेडियन/सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका मात्रक, रेडियन/सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा भाई। ठीक है, रेडियन/सेकंड, रेडियन/सेकंड। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी को समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो है आपको एक मान पूछ रहा है अनुनादी आवर्ती के बारे में। ठीक है, अनुनादी आवर्ती भी इसकी ज्ञात कर लो। अनुनादी आवर्ती कहाँ से ज्ञात कर लेंगे, ओमेगा में से। बताओ ओमेगा बराबर क्या होगा, 2πf। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा का मान कितना 500, तो 500/2π कितना आ जाएगा यहाँ 250। तो एफ बराबर आ गया 250/π, सेकंड इनवर्स। ठीक है, पाई का मान खोलना चाहते हो खोल सकते हो 22/7, फिर पॉइंटों में आपका मान निकल के आ जाएगा। देखो इसी क्वेश्चन के थ्रू में एक क्वेश्चन और दे रखा, इसमें कह रहा है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए, इसकी रचना लिखिए। तो चलो इसको रफ कर दें, यस को बाद में देखेंगे, चलो मैं ही बता रहा आपको। ठीक है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, भाई ये क्वेश्चन ना तो में है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ठीक है, देखो मैं ना आपको यहीं से एक्सप्लेन करूंगा और बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। आप लोग कोशिश करना कि पूरी बात आप जो है अपने कानों तक पूरी तरह से कैच कर लोगे। ठीक है, देखो जरा समझो, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या काम करता है दोस्तों। दरअसल बात यह है कि जब हम किन्हीं दो कुंडलियों को पास पास रखते हैं और किसी एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो दूसरी कुंडली में जो है अपने आप विद्युत धारा बहने लगती है। बस यही तो है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। और आपको पता होगा इस घटना को अभी हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण की घटना, यानी कि यह सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित है। यह सिद्धांत यह अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित है। ठीक है, तो यह सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित है, यानी कि जब हम दो कुंडली पास पास रखते हैं और उसमें किसी एक कुंडली में जो है विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो दूसरी कुंडली में अपने आप विद्युत धारा बहने लगती है। बस इसी को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर, यानी कि अन्योन्य प्रेरण। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताता हूँ दोस्तों, हमारे पास करंट दो तरह के हैं, एक तो है हमारे पास डीसी और एक है एसी। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा, जो बैटरी वाला करंट होता है, बैटरी वाला धारा होता है हमारे पास डीसी, और जो हमारे पास बिजली वाला करंट होता है जिसको
छूने से डर लगता है ना बिजली वाला करंट, तो क्या होता है वो एसी होता है, खतरनाक एकदम बढ़िया वाला, ठीक है। तो वो केवल उसके लिए ही यूज कर सकते हैं क्या, ट्रांसफार्मर। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ट्रांसफार्मर केवल जो लाइट बिजली जिससे आप मोबाइल चार्ज करते हो ना, केवल उसी से ही आपका ट्रांसफार्मर डिपेंड होता है। चाहे आपका छोटा मोटा वोल्टेज हो या फिर आपके गांव के बाहर जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए चाहे वो हो, ठीक है। इतना समझ में आया आपकी। तो जो आपका बैटरी वाली लाइट होती है जिसमें प्लस माइनस का हिसाब किताब होता है, उसमें ऐसा नहीं होता, यानी कि उसमें ट्रांसफार्मर काम नहीं कर सकता है, ठीक है। समझ में आया ना। तो देखो मैं आपको इसका एक चित्र और बता रहा हूं। दरअसल ये होता है एक इस तरह का फ्रेम, इस तरह का फ्रेम होता है, ठीक है। इस फ्रेम पर जो है अनेक पत्तियां लगी होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो है दो तरह की कुंडली लगी होती है, कुंडली, और उन कुंडलियों को जो है इस तरह से आप लपेट देते हो दोस्तों। इनमें एक कुंडली प्राथमिक कुंडली होती है और एक कुंडली होती है द्वितीयक कुंडली। जो मैं बात आपको बता रहा हूं, आपको रचना में यही बातें लिखनी है, ठीक है। द्वितीयक कुंडली को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं और प्राथमिक कुंडली को हम प्राइमरी कोयल, कोयल मतलब बोलने वाले कोयल की बात नहीं हो रही, कोयल, कोयल मतलब कुंडली से, ठीक है। कोयल मतलब कुंडली। तो हमारे पास दो तरह की कुंडली, एक सेकेंडरी कुंडली और एक प्राइमरी कुंडली होती है। बस आपको रचना में ये लिखना है, ठीक है। कि इसमें एक क्या होता है, एक फ्रेम होता है और उसके अंदर लिक्विड भी भरा होता है, जिसको आप बिजली का तेल वगैरह बोलते हो ना, तो वो उसके अंदर भरा होता है। होता क्या है दोस्तों, जब आप किसी एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा तो दूसरी कुंडली में जो है विद्युत धारा बहने लगती है, ठीक है। तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ ही साथ में आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, कभी कभी ट्रांसफार्मर के बारे में जो है उच्चय और अपचय के बारे में भी पूछा जाता है, तो आपको मैं जानकारी देता हूं। जो हमारा उच्चय ट्रांसफार्मर होता है वो कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है, ठीक है। जो हमारा, एक बार और बता रहा हूं मैं आपको, जो हमारा उच्चय ट्रांसफार्मर होता है, कौन सा, उच्चय ट्रांसफार्मर, उच्चय वाला जो होता है, ये क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है, हाई वोल्टेज में बदलता है, ठीक है। अब एक बात समझ में आ गई होगी, जो हमारा गांव के बाहर लगा होता है ट्रांसफार्मर वो अपचयी ट्रांसफार्मर होता है। क्यों अपचयी, क्यों होता है अपचयी? अपचयी का मतलब जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। अब कुछ बच्चों का दिमाग घूम रहा होगा कि जब हम वहां पर अपचयी ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल रहे हैं, फिर अपने घरों में हम यूज कर रहे हैं बिजली को, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जब ट्रांसफार्मर से लाइट आती है तो यानी कि गांव के अंदर डायरेक्ट ही लाइट भेज दी जाती है? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की लाइट आती है, 11,000 इस तरीके से लाइन जो है आती है करंट, ठीक है। तो गांव का जो है हालत खराब हो जाएगी, इसीलिए उस लाइट को जो है हमें लो वोल्टेज में बदलना होता है, 200 300 इस तरीके से बदलना होता है। लेकिन अब कुछ बच्चों का दिमाग जो है घोड़े की तरह दौड़ रहा होगा कि अगर जो बिजली घर है वहीं से ही उस लाइट को कम करके भेज दिया जाए तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं, इससे क्या होगा, तार की लंबाई बढ़ने से जो है वोल्टेज कम हो जाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। जितना वोल्टेज वहां से भेजा जा रहा है उतना वोल्टेज आपके गांव तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, या आपके कस्बा क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएगा, जिस एरिया में भी आप रहते हो। तो इसलिए उस एरिया के बाहर जो है ट्रांसफार्मर होना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर वाली पूरी बात आप वहां एग्जाम में लिख सकते हो दोस्तों। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको जो है आज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हमारे जो 4 क्वेश्चन है इस खंड के वो कंप्लीट हो गए हैं। इससे आगे क्वेश्चन दोस्तों हम अगली वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलूंगा मैं अगले क्वेश्चनों को लेकर। अभी हमारा जो है अंतिम प्रहार खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। रणनीति पूरी तरह से चलेगी, जब तक आपका एग्जाम जो है नहीं हो जाता तो तब तक आप इन सभी वीडियो को जो है देखते रहिए। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर मान लीजिए आप अपने दोस्तों के पास, अपने जानकारों के पास भी इन वीडियो को भेजते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों उनको भी कुछ ना कुछ फायदा होगा, ठीक है। तो